नमस्कार। मैं अतुल शुक्ला अपनी बात का प्रारंभ आज तीन सिविलाइजेशंस के जिक्र से कर रहा हूँ। प्रथम सिविलाइजेशन वह है जो कहता है कि हम ही सब कुछ हैं। हमारी किताब को, हमारी जीवन शैली को मानोगे तो आपको रहने का अस्तित्व है, अन्यथा आपको रहने का अस्तित्व नहीं है। दूसरा वो सिविलाइजेशन है जिसमें आदम और हव्वा ने एक वर्जित फल खा लिया तो उनको ईश्वर ने नीचे गिरा दिया कि तुम जाओ और दुनिया में रहो और दुनिया चलाओ। तीसरा वह सिविलाइजेशन है जो अनादि है, जिसका न आदि है न अंत है, और जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रतिबिंबित करता है। अब मैं आप इन तीनों सिविलाइजेशंस के पिछले 5-6 वर्षों के और आज के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से ये इंटरैक्ट कर रहे हैं आपस में, इसके बारे में बताऊंगा। तो आपको ज्ञात है कि हमारा देश भारतवर्ष बहुत महान राष्ट्र था। इसकी सभ्यता संस्कृति की कोई मिसाल नहीं थी और सुदूर विश्व से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए और ट्रेडिंग के लिए आया करते थे। यहाँ से स्पाइस और बहुत सारी अन्य चीज़ें, टेक्सटाइल्स, इन सब चीज़ों को ले जाते थे और वहाँ से भर भर कर स्वर्ण मुद्राएं यहाँ पर लाते थे। इसीलिए भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा गया था। कालांतर में हिंदुओं की कुछ कमजोरियों की वजह से बाहर के कई आक्रांताओं ने यहाँ पर आक्रमण किया और यहाँ की सभ्यता का विध्वंस करने का पूर्ण प्रयास किया। इसमें से एक सिविलाइजेशन जिसका जिक्र मैंने किया कि एक ही किताब और एक ही ईश्वर को मानना है, उसने भौतिक डिस्ट्रक्शन किया, फिजिकल डिस्ट्रक्शन किया। हमारे मंदिर तोड़े, हमारी लाइब्रेरियाँ जलाई, अमूल्य किताबें नष्ट कर दी, हमारे लोगों को जबरन कन्वर्ट किया। उदाहरण के लिए कश्मीर एक समय में 100% हिंदू बाहुल्य होता था, किंतु आज वहाँ पर मुश्किल से 1.2% हिंदूज हैं और वहाँ पर अत्याचार की पराकाष्ठा कई बार क्रॉस हुई। 7 बार तो वहाँ से हिंदुओं का एक्सोडस हुआ। अब इतना कि जो भारत को स्वतंत्रता मिली, भारत का शासन आया तो उसमें भी एक्सोडस हुआ। इनको प्रताड़ित किया, इनको मारा गया और बहुत से हिंदू वहाँ पर, जैसे दलित हैं, बौद्ध हैं, इनको नागरिकता नहीं दी गई थी। ये वहाँ पर बिल्कुल शरणार्थियों की तरह 40 वर्ष बाद भी, 45 वर्ष बाद भी पड़े हुए थे। अभी हाल में सरकार के एक डिसीजन से वहाँ का एक स्पेशल स्टेटस जो था, धारा 370 जिसको कहते हैं, वो ख़त्म किया गया और जम्मू एंड कश्मीर को पूरी तरह से इंडियन यूनियन में, भारतवर्ष में इंटीग्रेट किया गया। उसके बाद से हालात में बहुत सुधार हुए हैं। अब मैं बात करता हूँ दूसरे सिविलाइजेशन की। जो आदम और हव्वा वाली बात मैंने कही थी कि उन्होंने आदम और हव्वा को एक वर्जित फल खाने के कारण नीचे गिरा दिया था कि जाओ तुम नीचे रहो और वहाँ पर संतानोत्पत्ति करो और वहाँ की सभ्यता उत्पन्न करो। तो पहले सिविलाइजेशन जब कमज़ोर पड़ा भारतवर्ष में तो ये दूसरा सिविलाइजेशन यहाँ पर आया। इसने भी पहले तो जबरन कन्वर्जन और हमारे मंदिरों के डिस्ट्रक्शन का प्रयास किया, लेकिन ये एक सोचने वाली और इंटेलिजेंट कौम थी। तो इसने ये महसूस किया कि जब तक हम यहाँ की सभ्यता और संस्कृति, यहाँ के मूल्यों को नष्ट नहीं करेंगे, तब तक हम इनको गिरा नहीं पाएंगे। मैकॉले, जिसने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश किया था, उसने अपने एजुकेशन सिस्टम की वकालत करते हुए
इंग्लैंड की पार्लियामेंट में 1812 या 13 में कहा था कि मैंने ऐसा देश देखा नहीं जो इतना संपन्न है, सुशिक्षित है, संस्कारी है और जो अपने मूल्यों की रक्षा हर हालत में करता है और अपने मूल्यों के प्रति बहुत ही ज़्यादा कमिटेड है। इनको गुलाम बनाने का एक ही तरीका है कि इनके मूल्यों को नष्ट किया जाए, एक नए तरह की शिक्षा इनको दी जाए, विद्या नहीं, क्योंकि विद्या तो हमारे यहाँ सिखाई जाती थी, शिक्षा दी जाए जिससे कि ये अपने को नीचा महसूस करें और अपने लोगों से घृणा करें। तो इस दिशा में मैकॉले ने प्रयास किया और उसने एक एजुकेशन सिस्टम लगाया, जिसका परिणाम आज देख रहे हैं कि इवन दो हमें 1947 में स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन हमारा जो रूलिंग इलाइट था वो अंग्रेजी मानसिक दासता से त्रस्त रहा और उसी अंग्रेज़ों के कार्य को ही उसने आगे बढ़ाया। ये टूटा जाकर 2014 में जब एक राष्ट्रीयता से परिपूर्ण पार्टी सत्ता में आई, उसने इन चीज़ों को रिवर्स करना मुश्किल किया, परंतु यह कार्य इतना कठिन था कि कोई कल्पना नहीं कर सकता है। जो थोड़ा अध्ययन करते हैं इंटरनेशनल हिस्ट्री का, दूसरी सिविलाइजेशंस का, उनको शायद थोड़ा भान होगा कि मैकॉले तो एक पात्र मात्र था। उसके पहले अनेकों लोग, जिनकी स्टार्ट की जाए तो विलियम जोन्स, मैक्स मिलर, शेगल, हेगल, चैम्बरलेन, रोड्स, इन सब लोगों ने इस दशा में सतत प्रयास किए थे, जिनको अंजाम तक मैकॉले ने पहुंचाया। सॉरी। इवन मैकॉले के बाद एक हर्बर्ट होप रिस्ले करके यहाँ पर आया था, जो 1840 तक भारतवर्ष में रहा, और इन सब का उद्देश्य एक ही सिद्धांत को प्रतिपादित करना था कि यहाँ के मूल निवासी दलित और द्रविडियंस थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन द्रविडियन था और आर्यों ने आके, संस्कृत स्पीकिंग आर्यंस ने आके इनको मारा, उत्पीड़ित किया और इनके ऊपर अपने मूल्य लादे। और इस चीज़ को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए उन्होंने पूरा एजुकेशन सिस्टम का फ़ायदा उठाया। इनके जो मिशनरीज़ हैं, इन्होंने खूब बढ़ चढ़ के इसमें काम किया। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे यहाँ जो अपने द्रोही लोग हैं, इन्होंने इनको पूरा सपोर्ट किया। अभी भी अगर आप देखें तो जनरल विपिन रावत, स्वर्गीय जनरल विपिन रावत कह गए थे कि भारतवर्ष को 2.5 फ्रंट पर वार करनी पड़ रही है। लेकिन मैं उतना प्रतिष्ठित नहीं हूँ, उतने उच्च पद पर नहीं रहा हूँ, परंतु मैं यह कह सकता हूँ कि भारत को 2.5 नहीं अपितु 3.5 फ्रंट्स पर लड़ना पड़ रहा है। सबसे पहला फ्रंट है यूएस और यूरोपियन ताकतें। इनकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप स्टैनफोर्ड का नाम ले लो, येल का नाम ले लो, कोलंबिया का नाम ले लो, कैलिफोर्निया का नाम ले लो, ये सब लेफ्ट विंग, राइट विंग शक्तियों का गढ़ है। और यद्यपि ये शक्तियाँ आपस में ही लड़ने भिड़ने को तैयार रहती हैं, लेकिन हिंदूज़ को नीचा दिखाने के लिए, भारत को कमज़ोर करने के लिए इनका एक अलिखित कोलैबोरेशन है। ये लोग भारतवर्ष को 3 तरह से देखते हैं। पहला है एकेडमिक। तो एकेडमिक की अगर शुरुआत की जाए तो एक जे कुड्स नाम के प्रोफेसर थे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, उन्होंने इसकी शुरुआत की। उन्होंने यही प्रतिपादित किया कि आर्यंस बाहर से आए, उन्होंने यहाँ के लोगों पे अत्याचार किया, अपना धर्म इनके ऊपर थोपा, और इनका जो धर्म है दलितों का और द्रविडियंस का, वो क्रिश्चियनिटी से मिलता जुलता था। तो
लेकिन क्रिश्चियनिटी जितना प्योर नहीं था। तो इनको क्रिश्चियनिटी में लाया जाए और इस तरह से इनका उद्धार किया जाए। दूसरा लेंस है सेक्युलर लेंस। सेक्युलर लेंस में आ जाता है लेफ्ट विंग और जो तथाकथित सेक्युलर लोग हैं, जो सेक्युलर के नाम पे भारत की राष्ट्रीयता को अत्याचारी बताते हैं और यह सब वर्णन करते हैं कि भारत में किस प्रकार से माइनॉरिटीज़ और दलित पर अत्याचार हो रहा है। और तीसरा जो है अप्रोच वो है गवर्नमेंट लेंस। तो बाहर की जो गवर्नमेंट्स हैं, आप सारी यूरोप को ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए, एक फ्रांस को छोड़ दीजिए, तो ये सब जो हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब फंडिंग कर रही हैं और ऐसी पॉलिसीज़ बना रही हैं जिनसे कि भारत को दबाया जा सके। मैं इस संबंध में कुछ व्यक्तियों का और कुछ संस्थाओं का जो इस कार्य में फैसिलिटेट करती हैं उनका नाम लेना चाहूँगा। जैसे जो बिडेन, जो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये धुल भारत विरोधी थे और इनका जो एक डिप्यूटी था जोना ब्लैंक, उसने एक किताब लिखी थी द एरो ऑफ द ब्लू गॉड। उन्होंने रामायण को अपने पर्सपेक्टिव से एग्जामिन किया था और उसमें यही प्रूव किया था कि ये लोग सब आर्यन थे, राम वाम, और इन्होंने आकर के यहाँ के दलितों को प्रताड़ित किया और उनको कन्वर्ट किया, उन पर अत्याचार किया। जबकि जो वास्तविकता है वो इसके बिल्कुल विपरीत है। राम ने तो विभिन्न वर्गों के लोगों को साथ लेकर इतना बड़ा युद्ध लड़ा, रावण को हराया। इनकी कई संस्थाएं हैं जिनका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे एक इन्हीं की स्पॉन्सर्ड है, जैसे दलित फ्रीडम नेटवर्क DFN। ये दलितों के लिए सो कॉल्ड काम करता है और बेसिकली इसका काम वही है, क्रिश्चियनिटी को फैलाना और दलितों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना। दूसरा है पिफ्रास, पॉलिसी इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन रेजिडेंट इंडियंस। एक है फियाकॉन, फेडरेशन ऑफ इंडियन अमेरिकन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसी प्रकार से एक है फ्रीडम हाउस, इंडियन मुस्लिम काउंसिल, इंडियन क्रिश्चियन काउंसिल, और एक यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार ने एक एक्ट पास किया था, इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। तो इन सब संस्थाओं के तहत ये भारत को एक गलत लाइट में प्रोजेक्ट करते हैं और इनडायरेक्टली डायरेक्टली फंडिंग भी करते हैं। जो फंडिंग करने संस्थान हैं उसमें कुछ प्रमुख का नाम बताता हूँ मैं आपको। रैंड कॉरपोरेशन, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, और जितने भी नामी गिरामी लोग हैं, जैसे आप उसका भी नाम लें, रोड्स फाउंडेशन, ये सब लोग फंडिंग करते हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात ये है, तो ये 3 फ्रंट पर चाइना का है ही है। चाइना तो अंडरस्टूड ही है कि हमारा इमीडिएट पड़ोसी है और हमें मारना चाहता है, हमें प्रताड़ित करना चाहता है, हमें हमारी बेइज्जती करना चाहता है। तो एक फ्रंट चाइना हो गया, एक फ्रंट US अमेरिका हो गया, एक फ्रंट इस्लामिक जो रेडिकल फोर्सेस हैं वो हो गई, और आधा फ्रंट जो है वो हमारे यहाँ रहने वाले हिंदू लोग ही हैं। हिंदू का मतलब वो हिंदू भी हो सकते हैं, कन्वर्टेड हिंदूज भी हो सकते हैं। इनमें कुछ मुख्य का नाम मैं बताना चाहूँगा आपको। सेड्रिक प्रकाश, जगदीश प्रसाद, मीरा नंदा,